Good morning, student. Now we discuss characteristics of particles. प्रीवियस क्लास में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर में. ओके, सबसे पहले हमें एक रिवीजन करना होगा कि व्हाट इज़ मैटर. तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बताई हुई है. तो क्या है मैटर की डेफिनेशन? Yes, the substance from which the physical object are made are called matter. Okay, मतलब जिससे क्या है, हमारे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं बन रहे हैं उसको हमने क्या बोला है? मैटर. और फिर मैंने इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे लाइक बुक, पेन, कार्बन, सॉल्ट, सन, प्लैनेट, एयर एक्सेट्रा. ओके, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. तो हम देख लेते हैं वो क्या है. ठीक है, हमारे पास तीन क्वालिटी हैं जो मैटर्स के पार्टिकल में प्रेजेंट होती हैं. तो क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम. ओके, तो हमें ये समझना होगा कि जो मैटर है जिससे हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो किस चीज़ों से बने हैं. ठीक है ना, तो वो बने हैं किससे? पार्टिकल से. ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था. ठीक है, अब पार्टिकल से बने हैं ये भी हमने सॉलिड लिक्विड भी पढ़ा है. मैंने शायद आपको कंपैरिजन करने दिया था कि आपको कंपैरिजन करके बताना है किस में? सॉलिड लिक्विड गैस में. हाँ, अभी तक किसी ने मुझे करके नहीं दिखाया, पर होप आप ये समझने के बाद आप लोग करके दिखाएं. ठीक है, चलिए समझ लेते हैं. फर्स्ट वन क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. हम यहाँ पे पार्टिकल पढ़ रहे हैं. ओके, मैटर के पार्टिकल्स. मैटर किससे बना है? पार्टिकल से. और पार्टिकल में क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट वन जो हमारी क्वालिटी है वो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. मतलब जो पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारा मैटर बना है वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं. ठीक है ना, मतलब जो भी हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो मैटर, और मैटर जिससे बना है उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. ठीक है ना, कैसे? देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस याद करिए, हमने उसमें एक एग्जांपल दिया था. उसके सॉलिड के क्या पार्टिकल्स कितने पास पास होते थे, और लिक्विड के थोड़े दूर दूर, फिर गैसेस के बहुत ज़्यादा दूर. वो फिल कर सकते थे एक रूम को, पर लिक्विड क्या कर सकता था? फिल कर सकता था फ्लोर को, ग्लास को. और सॉलिड को क्या? वो कुछ नहीं कर सकता था. तो इससे क्या पता चल रहा था हमें? पार्टिकल्स की क्वालिटी. चलिए एक हम एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी है वो भी डिस्कस करते हैं, शायद इससे आपको और अच्छे से समझ में आए. मान लीजिए हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया. ठीक है ना, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें कुछ पानी ले लिया. ठीक है ना, पानी को लेके हमने उसको बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रख दिया जहाँ पे वो मूव ना कर रहा हो, बिल्कुल स्टेबल हो. उसमें हमने 2 ड्रॉप्स किसकी? इंक की डाली. इस पानी को जब वो स्टेबल हो गया, हमने 2 ड्रॉप्स किसकी डाली? इंक की. और हमने उसको उसी स्टेबल कंडीशन में रहने दिया. हम देखते हैं कि ये ड्रॉप्स अपने आप पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो गई और मूव हो गई. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो लिक्विड है, मतलब वाटर है, उसके पार्टिकल्स क्या है? मूव कर रहे हैं. ओके, मूव करने से क्या हुआ? जो हमारा इंक था वो पूरे में फैल गया, क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया? इंक को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल मूव करने में हेल्प की, इसलिए वो पूरे वाटर में फैल गया. चलिए, होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी. नहीं आई तो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा. सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव स्पेस बिटवीन दैम. मैंने आपको इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में पढ़ाया है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उसी को डिनोट करता है. ओके, थर्ड हमारा है दे अट्रैक्ट ईच अदर. दे अट्रैक्ट ईच अदर मतलब जो भी पार्टिकल है जो हमारे मैटर में प्रेजेंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो सॉलिड है, कम अट्रैक्शन है तो वो लिक्विड है, और बहुत ज़्यादा जहाँ नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है वहाँ पे क्या है? हमारा
वो गैस है, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए पार्टिकल यहाँ वहाँ चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टी समझे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये क्लियर किया है। आज मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने जा रही हूँ इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्कस कर रही हूँ। ओके, चलिए हम इसी को बहुत थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है पार्टिकल का, वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो अभी हमारा मैटर है वो बना है किससे? पार्टिकल से, और वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। मतलब उसमें अब मूव कर रहा है तो ये याद रखना, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक तरह की एनर्जी होती है। दैट मीन्स अगर आपने कभी देखा है किसी चीज़ को गर्म होते हुए, कैसे गर्म होता है? कभी आपने देखा है गैस पे आपने कोई भी यूटेंसिल रखा है तो वो गर्म कैसे होता है? नहीं देखा है तो आज ट्राई करिएगा, जाके गैस पे कोई भी बड़ा एक बर्तन जो भी सिल्वर या एल्यूमिनियम का हो, आप उसको रखिएगा, आप देखेंगे धीरे धीरे वो गर्म हो जाएगा। कैसे? वो कैसे गर्म होता है? वो एक तरीका होता है उसमें जो भी पार्टिकल है जिससे आपका यूटेंसिल बना हुआ है, उसमें पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होता है? एनर्जी, एक पार्टिकल पहले गर्म होगा, फिर वो क्या करेगा? दूसरे पार्टिकल को गर्म करेगा, फिर तीसरे पार्टिकल को गर्म करेगा। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए वो गर्म हो रहा है। ठीक है ना? इसीलिए पहले यूटेंसिल का क्या है? नीचे साइड गर्म होगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफ़र होकर ऊपर आएगी, तो वो पूरा होल यूटेंसिल हमारा गर्म हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से है। तो मतलब वहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, और जब पार्टिकल में मूवमेंट होता है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। मतलब मूव करने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? क्योंकि एनर्जी तो है, अगर मूव हो रहा है पार्टिकल तो कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, और एक बात ये है कि जो एनर्जी मूव के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम किस टर्म से बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी से। ये सबको याद रखना है। तो देख लेते हैं, द पार्टिकल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल किस तरह की एनर्जी शो करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव्स फास्टर। अब देखो इन्होंने एक और बात की कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब हम तेज कर दें, किसी चीज़ को हम हीट दे रहे हैं, हम उसको तेज़ी से गर्म करें, तो पार्टिकल भी तेज़ी से मूव होने लगते हैं। हाँ, हमें पता है, अगर हमने गैस पे कोई बर्तन रखा हुआ है, यूटेंसिल रखा है, अगर हम उसे बहुत कम उसमें फ्लो में कम किसमें गैस की हमने वो फ्लो कम रखा हुआ है, तो क्या होगा? वो कम धीरे धीरे गर्म होगा। पर हमने अगर उसी को बढ़ा दिया तो फिर वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से तो इन्होंने बोला है कि एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव्स फास्टर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल भी जो मैटर के वो कैसे मूव करेंगे? फास्टर। और बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, दैट मीन्स मूवमेंट, जो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट हो रहा है वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, आपके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़ेगा, ट्रांसफ़र होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल में ट्रांसफ़र बढ़ेगा एनर्जी का, तो वो क्या करेंगे? वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे और भागेंगे, एक दूसरे में रेस लग जाएगी, और रेस लगेगी तो इससे क्या हो जाएगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, अब देख लेते हैं ये मूवमेंट हमारे जो स्टेट हैं, कौन से स्टेट हैं? 3 स्टेट हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उनमें क्या किस तरीके से इफेक्ट करता है? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन है मिनिमम इन सॉलिड। जो मूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड में। क्यों? अब ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो क्यों है अगर दिमाग में, तो आपके पास इसका आंसर भी होना चाहिए। यस, क्योंकि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो अब जब कोई चीज़ बहुत पास पास है, कंजेस्टेड है, तो वहाँ मूवमेंट है पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वहाँ जगह ही कम है, और जगह कम है तो वो लोग हिल डुल तो वैसे ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे वो मूव करेंगे? यस, ठीक है, समझ में आया ना? फिर उसके बाद देखिए दूसरा है मोर इन लिक्विड्स।
कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा कहाँ पे होता है, लिक्विड में। यस, क्योंकि हम अगर लिक्विड का एक एग्जांपल ले लें वाटर, तो वाटर इजीली मूव कर पाता है। अगर हमने उसे बकेट में डाला है तो वो बकेट में रह जाएगा, अगर हमने उसे फ्लोर में डाला है तो जितना हमारा फ्लोर है वो वहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे ये कह सकते हैं कि मूवमेंट कहाँ पे, लिक्विड में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है गैसेस में। ओके, समझ में आया, ठीक है। एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी मैं इसमें आपको बताती हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक गिलास में ठंडा पानी लिया और एक गिलास में आपने गर्म पानी लिया, दोनों में हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। एक एक चम्मच हम दोनों में शुगर डालते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आपने ठंडे पानी में शुगर को डिज़ोल्व किया और गर्म पानी में शुगर को डिज़ोल्व किया, और आपने जैसे ही उसको डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, गर्म पानी में शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो गई कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि गर्म पानी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। उससे क्या हुआ, हमारी शुगर भी जल्दी डिसॉल्व हो गई। वाटर ने जो एनर्जी बढ़ गई तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो शुगर के मॉलिक्यूल्स से मिल गया, इसलिए शुगर वहाँ पे जल्दी डिसॉल्व हो गई। ओके, और कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो उसने धीरे धीरे वो स्लोली क्या कर रहा है, शुगर को डिसॉल्व कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल ऑफ द मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखें कि इसमें क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम इन सॉलिड। अब हमने ये आपको बताया कि सॉलिड की जो कैसे पार्टिकल है पास और फिर उसके बाद लिक्विड के थोड़े से ज़्यादा दूर कंपैरेटिवली सॉलिड। ओके, और फिर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस कहाँ, किन पार्टिकल्स के बीच में होता है, यस, गैसेस के बीच में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द स्पेस between the particle minimum in solid, more in liquid and maximum in gases। अब इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि क्या है इस एक्टिविटी को। तो एक एक्टिविटी हम लेते हैं, हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, ठीक है, और उसको मार्कर से वो पानी का लेवल देख लेते हैं कहाँ तक है, और उसको मार्कर से मार्क कर देते हैं कि पानी का लेवल यहाँ तक है। ओके, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मार्क करने के बाद ये देखते हैं कि ये हमारा, उसको स्टेबल करते हैं, देखते हैं कि ये मार्क यहाँ तक है, उसको फिर स्टेबल कर देते हैं। उसके बाद कोई भी उसमें चेंज नहीं आता तो उसको हम रख देते हैं। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं, और फिर से हमने जो मार्कर से उसमें मार्क किया था उस पॉइंट को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या हमारे वाटर का रेशो बढ़ गया, मतलब पहले जो हमने ग्लास में पानी लिया था वो पानी उसमें शुगर ऐड करने के बाद बढ़ गया है क्या, अगर ऐसा है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमने उसमें शुगर ऐड की है उसके बाद भी उसका पानी का रेशो नहीं बढ़ा है, क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस में शुगर को वाटर ने डिसॉल्व कर लिया है। तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्री स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, वहाँ पे जाके फिल कर दिया है, इसलिए वाटर का जो रेशो था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, तो आपने इस एक्टिविटी में देखा कि जो वाटर का वॉल्यूम था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस में जाके शुगर डिसॉल्व हो गई, फिल हो गई, इसलिए वाटर के जो वॉल्यूम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। Now we discuss third property, particle of matter attract each other। हमने 2 प्रॉपर्टीज देख ली हैं, ठीक है, किसकी, मैटर के पार्टिकल्स की। हम थर्ड देख रहे हैं। थर्ड है इसमें कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको समझाया है, और मैंने इस फोर्स को, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसका नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था, यस, हमने नाम दिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। ओके, गुड। चलिए हम देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है,
अब देखिए किस में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम इन सॉलिड्स में। यस पता है, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पास पास होते हैं। ओके, इसी तरीके से इंटरमीडिएट इन लिक्विड सबसे ज़्यादा, देखो अब यहाँ पे उल्टा है, अभी दो प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, सॉलिड में मिनिमम था, अब इसमें मैक्सिमम है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे हाई हो रहा है। ओके, तो सॉलिड में मैक्सिमम है क्या, अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे हाई है। सेकंड इंटरमीडिएट, मतलब बीच का है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, कैसा है, इंटरमीडिएट है लिक्विड्स में, और नेग्लिजिबल है गैसेस में, मतलब गैसेस में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी हम समझते हैं, हम देखते हैं कि टैप वाटर देखा है सबने, टैप मतलब नल, नल का पानी सबने देखा है, जब नल से पानी आता है तो कितने फोर्स से आता है। ठीक है, आपको करना ये है कि आपको नल के बीच में, वाटर के बीच में, जैसे पानी गिर रहा है ऐसे सपोज करिए, तो उसके बीच में आपको फिंगर लगानी है। ओके, फिंगर लगानी है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कर सकते हैं, हाँ हमारे कर सकते हैं, हम कर लेंगे। तो जैसे ही टैप वाटर गिरता है उसके बीच में हम अपनी फिंगर को ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर का जो फेस है वो 2 सरफेस उसके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, और देखेंगे कि जहाँ हमारी फिंगर है वहाँ तो वो डिवाइड हो गया, पर नीचे जाके वो फिर मिल गया। मतलब हम यहाँ पे ये देख के लगा सकते हैं कि हम वाटर को कितना भी अलग करें, उसके पार्टिकल्स बार बार जाके एक साथ हो जाते हैं। अब मान लीजिए कभी, इसका एक और एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि हमने फ्लोर पे पानी डाला और हमने उसको अलग अलग डायरेक्शन में डाला। ठीक है, फिर भी वो किस तरीके से हैं, जो पार्टिकल्स हैं हम उनको अलग नहीं कर सकते। ओके, हमारे अगर हम उसको फ्लो करेंगे तो वो पूरा पानी उस तरफ फ्लो होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल इस तरफ चला गया एक पार्टिकल इस तरफ चलेगा, नहीं, वो पानी जब फ्लो होगा तो वो पूरा एक साथ, चाहे वो एक पूरा मॉलिक्यूल जो वाटर का है जितना आपने किया है उसका आधा है वो जाएगा। ठीक है, ओके, आपको होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया। ये सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दी है ये सारी आपकी बुक में है, तो आप एक बार अपनी बुक को रीड करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप शाम के सेशन में 4 to 5 के बीच में बता सकते हैं मुझे। अभी आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, किसको, सॉलिड लिक्विड गैस को, और मुझे शाम को बताना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।